हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वैसे आप लोगों को पहली बार मुझे देख रहे होंगे। जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, मेरा नाम है नीलेश कुमार गुप्ता और हमारा इंस्टीट्यूट है श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है। ऐसा क्या खास पढ़ाएंगे हम जो आप लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, यही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। तो याद रखना, आज से स्टार्ट होता है आप लोगों को पढ़ाने का वो तरीका जिसमें आप लोगों के हिसाब से पूरे लेक्चर को एडजस्ट किया होगा। समझ रहे हो। आप हर क्लास के बाद अपने कमेंट सेशन में बता सकोगे कि आपको सर लेक्चर्स में किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत जा रही है, हम उस पर शूट करके बताएंगे। पर टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि इसका जो टाइटल है वो क्या है, वन शॉट ऑफ वेक्टर। पर अब आप दिमाग में आ रहे हो, इतना सारा वेक्टर है, एक शॉट में कैसे कवर होगा। यही तो टेक्निक होती है कि पूरे कोर्स को एक शॉट में कवर करके कैसे दिखाया जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग वेक्टर को पढ़ना। तो देखो, वेक्टर से पढ़ने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर आया कहां से, क्यों हमें वेक्टर की स्टडी करनी पड़ी। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, सबको पता है क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो साइंस का फिजिक्स पोर्शन, है ना। अगर आप फिजिक्स की स्टडी कर रहे हो तो सब कुछ फिजिक्स में पढ़ा जा सकता है क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपको मैंने अभी 500 रुपए गिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। तो आप 500 रुपए फ्री के पाके खुश तो बहुत हो, ऐसे तो मिलते नहीं है कहीं से पैसे, जैसी अपनी हालत चल रही है। तो अगर आपको 500 रुपए मिल गए तो खुशी तो बहुत होगी, क्योंकि फ्री का है, फ्री का माल तो सबको पसंद होता है। तो अगर मैंने पूछा कि यार बताओ तुम कितना खुश हो, ऐसी कोई मशीन बनी है कि दो ठे तार हाथ में लगा दिए बोल दिया कि तुम खुश हो, नहीं पता कर सकते ना। यानी इसका मतलब है कि जो आपकी हैप्पीनेस है ना, इसको आप फिजिक्स में स्टडी नहीं करते। चलो ठीक है। अब आपकी मम्मी ने देखा कि ये 500 रुपए आप पा गए हो, उन्हें तो यही लगेगा हरकतों के हिसाब से आपकी कि आपने तो पापा की जेब से ही चुराया होगा। ठीक है, आपको एक थप्पड़ लग गया। अब क्या आप उतने ही खुश रहोगे क्या जितने पहले थे, नहीं ना। यानी अब आप दुखी हो गए हो। लेकिन अभी भी मैं कोई दो तार पकड़ के पता कर सकता हूं कि आप कितना दुखी हो, नहीं पता कर सकता। यानी सैडनेस भी आपका फिजिक्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा, दोनों चीजों में मैंने एक शब्द आपको कॉमन बोला है। तो दोनों शब्द क्या कॉमन मैंने बोला आप लोग को, कि ना तो आप हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो, ना आप सैडनेस को मेजर कर सकते हो, इसलिए आप इनको पढ़ते नहीं हो। इसका मतलब है कि फिजिक्स में आप जिनको पढ़ते हो उनको क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं है। तो फिजिक्स में हम केवल उन्हीं क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं जिनको आप मेजर करते हैं, और वही क्वांटिटीज हमारी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर कोई आपसे पूछे भैया कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। हैप्पीनेस और सैडनेस को आप मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अकेला फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी को बोल के क्या पूरी फिजिक्स को समझा जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं समझा सकता। ये तो उत्पत्ति है फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली है। तो जो फिजिक्स होती है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का फर्दर क्लासिफिकेशन। तो देखो, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया। फिजिकल क्वांटिटीज को जब बांटा गया ना, तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है भाई, ठीक है। और दूसरा कैसे पढ़ा गया कि उनका नेचर क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोस्त बनाते हैं, और दोस्त बनाने के बाद क्या करते हैं, उनका नेचर जानने की कोशिश करते हैं। तो उनकी उत्पत्ति के ओरिजिन के हिसाब से तीन प्रकार में बांट दिया गया। कौन कौन सा, पहला था आपका फंडामेंटल, समझ में आया कि नहीं आया। पहला था फंडामेंटल, दूसरा था डेराइव, और तीसरा था आपका सप्लीमेंट्री। समझ में आया कि नहीं आया। पहला आपका क्या है, फंडामेंटल, दूसरा आपका क्या है, डेराइव, तीसरा आपका क्या है, सप्लीमेंट्री। बात समझ में आई कि नहीं आई। और नेचर के हिसाब से जब हमने देखा तो दो प्रकार से बांटा गया। पहला था आपका स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा था आपका वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक चीज समझना, बात ध्यान से, आप सब लोग एक चीज देख रहे हो, थंबनेल में कहीं भी हमने इन प्रकार की क्वांटिटीज का डिस्कस नहीं किया। यानी आज के लेसन का ये तो हमारा हिस्सा हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना। आज हम लोग ओरिजिन को ना देख के हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन। और नेचर के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, पहला आपका स्केलर है, दूसरा आपका क्या है, वेक्टर है।
आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम अपने अब देखो टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। जो आज हमारा टॉपिक या टाइटल है इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर देखो हम लोग देखते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सबसे पहली क्वांटिटीज थी हमारी स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? पहली क्वांटिटी क्या थी? स्केलर क्वांटिटीज। तो देखो स्केलर क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज which have only magnitude they don't have डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमने आपसे बोला कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, किसी चौराहे में मैंने आपको खड़ा कर दिया और बोला आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं? 4 ऑप्शन। लेकिन अगर मैंने आपको सिर्फ 10 किलोमीटर जाना है ये बोला, तो आप ये बोलोगे ये केवल एक डिस्टेंस दी गई है, आपको क्या कोई डायरेक्शन बताई गई कि लेफ्ट जाना, राइट जाना, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है? ऐसी डायरेक्शन तो कुछ बताई नहीं गई है। यानी 10 किलोमीटर जो आपको नॉर्मल ऐसा मैग्नीट्यूड टाइप में कुछ दे दिया जाए, ऐसी क्वांटिटीज को आप लोग क्या बोलते हो? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हो। और जहां कहीं पे आपको डायरेक्शन दे दी जाए तो फिर वो वेक्टर आती है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड दे डोंट हैव डायरेक्शन, उन सभी प्रकार की क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे बोलूं इसके एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल सबसे पहले क्या हो सकता है? आप बोलोगे डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? ठीक। इसके बाद अगर हमने बोला आपको वर्क, तो वर्क आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं और स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल बताओ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क के आगे आपका डिस्टेंस, ठीक है। एनर्जी आपकी जो होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इनमें किसी में डायरेक्शंस नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई? वो सभी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनमें डायरेक्शन का कोई खेल नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर अगला हमारा टॉपिक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जो हमें मेन स्टडी करना है। क्योंकि देखो एक चीज समझना, जैसे अपन ने आपको बोला, ठीक है, फिजिक्स में मैंने अगर डिस्टेंस की बात भी कर दी, बोला 10 मीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, जब तक आप एक डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फोर्सेस में भी जब आप स्टडी करते हो, अगर आपको बोल दिया जाए 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, पर अगर आपको डायरेक्शन पता ना हो तो आप वहां पे मोशन को भी डिस्कस नहीं कर पाते हो। इसका मतलब है स्केलर क्वांटिटीज बस से हमारा काम नहीं चलने वाला है। मोस्टली फिजिक्स की क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो हमें ऐसा हिस्सा पढ़ना है, अब ऐसी क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना है जहां पे मैग्नीट्यूड का डिस्कशन तो हो ही, लेकिन उसके साथ उसकी डायरेक्शन का डिस्कशन भी होना चाहिए। बात समझ में आई? और हमने अभी देखा था कि स्केलर क्वांटिटीज में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं तो उसमें डायरेक्शन होता है। मींस दैट वेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फिजिक्स। गॉट इट और नॉट? इसीलिए वेक्टर को अलग से डाला गया है 11th क्लास की फिजिक्स में। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हेडिंग डालो वेक्टर। हेडिंग डालो वेक्टर। तो देखो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, हमने देखा उसमें से मैग्नीट्यूड होता था तो इसमें डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑल दोज क्वांटिटीज which have magnitude एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना? अब देखना यहाँ पे, अगर ये बात सच है और ये डेफिनेशन कंप्लीट है, तो इसके हिसाब से जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी होनी चाहिए थी, ध्यान से देखना यहाँ पे बात,
अगर ये डेफिनेशन को हम लोग कंप्लीट मानते हैं तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते हैं 10 एम्पियर और यहाँ पे देखते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाता है, मींस इसके पास डायरेक्शन भी होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? इसके अगर ये डेफिनेशन हमारी सही है तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या क्वांटिटी हो जानी चाहिए थी? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी। फिर भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, बल्कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। या तो ये डेफिनेशन फिर गलत है या ये हमारा परसेप्शन गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने ये नोटिस किया कि जितनी भी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है वो वेक्टर हो, ये जरूरी नहीं। यानी हमें अपनी डेफिनेशन में कुछ मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट की हमारी स्केलर होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पाएगी। तो हमने ये देखा ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, इसके बाद हमने क्या देखा? डायरेक्शन as well as follow vector algebra। समझ में आया कि नहीं? as well as follow vector algebra। जैसे आप लोगों ने देखा स्केलर क्वांटिटी को 5 में 10 को जोड़ो 15 हो जाता है, ठीक है, 7 में 6 को जोड़ो तो 13 हो जाता है। तो वो स्केलर क्वांटिटी की अलग अलजेब्रा होती है जो आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अपन जब वेक्टर क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं तो उनके साथ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? उस क्वांटिटी को वेक्टर की मैथमेटिक्स को फॉलो करना चाहिए। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आई? उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन होती है, पर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर पाता है, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना कि वेक्टर। तो अब डेफिनेशन क्या बनी वेक्टर की? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज विद द वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या है? स्केलर। अगर आप पूछे इसके एग्जांपल बताओ, बहुत सारे। अगर आप बोलो तो डिस्प्लेसमेंट आपका इसका पहला एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट से जाओगे आप वेलोसिटी, वेलोसिटी से जाओगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से जाओगे तो फोर्स, फोर्स से जाओगे तो प्रेशर, प्रेशर से देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब आपके क्या है? ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ऐसी बहुत सारी धरती में वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इन सब को आप बोलोगे क्या? क्यों बोलते हो वेक्टर? क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी, पर फिर भी वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब देखो आपने 3 चीज फोकस की वेक्टर में, क्या क्या मिला? पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा आपकी अलजेब्रा। यानी हमें वेक्टर को पढ़ना भी इसी तरीके से है। मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ना है, डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है और अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से इसको नोट करो आप लोग, जल्दी से इसको नोट करो। नोट हो गया? चलो देखो फिर यहां पे आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हेडिंग डालो आप अपनी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमारे लिए देखना है इसको। तो देखो एवरी वेक्टर represented by a long tail with arrowhead। समझ में आया कि सपोज करो अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एक को क्या है, एक लंबी सी पूंछ बनाना है और उसके आगे क्या करना है, एक तो एरो बना देना है। लंबी सी पूंछ और एक तो एरो, ये मिलके आपको क्या बनाएगा, एक वेक्टर बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लॉन्ग टेल और एरो हेड। ये जो आपका एरो हेड होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्शन को, और ये जो लॉन्ग टेल की जो लेंथ होती है, लेंथ रिप्रेजेंट करती है आपकी लॉन्ग टेल की मैग्नीट्यूड को।
बात समझ में आई कि नहीं आई? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लंबी सी पूंछ बनाना है, उसके आगे एक तो एरो हेड बनाना है। जैसे बाण होता था ना रामायण में, आप लोगों ने देखा होगा बाण मारते थे, वैसे बाण के तरीके से होता है। जो आगे एरो होता है वो डायरेक्शन को बताता है, और ये लंबी सी जो पूंछ है वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर है। ठीक है, अगर सिंपलिकली अगर देखो सिंबल कैसे, सपोज करो ये ओ ए पॉइंट था, तो याद रखना जहां से स्टार्ट होता है वो पहला पॉइंट लो, जिस तरफ जाता है वो दूसरा पॉइंट लो, और ये बता रहा है कि ये वेक्टर है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ है ना? अगर इस तरीके से नहीं करना है तो आप क्या करोगे? ओ ए ले लो, नॉर्मली एक बार लगा दो, ये भी वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन है। और कई जगह जब आप बुकों को पढ़ोगे, फॉरेन और राइटर्स की बुक पढ़ते हो, तो वहां पे इस तरीके से क्या कर देते हो? बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर को। तो बात समझ आई कि नहीं है? ये ओ ए भी आपका वेक्टर है। पर आप लोग ज्यादातर क्या देखते हो? ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखते हो। आपको बनाना भी यही है। क्यों? क्योंकि जब हमसे गलती हो जाती है ना, तब भी हम काटापीटी में भी वेक्टर बना देते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी को भी। इसलिए हमारे लिए क्या है? ये दो ही रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग टेल एंड एरो हेड, और उसमें जो इनिशियल पॉइंट होता है वो पहला जहां पे एरो जाके दिख रहता है जिस पॉइंट पे, उसको बाद में लिखते हैं, और जिस तरीके से वो दिखता है उसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है। पर अगर पूछा जाता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि मोड के अंदर लिख देते हैं इसको, या तो ऐसा लिख दो या नॉर्मली ओ ए लिख दो, तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये क्या जाएगा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया नोट? चलो आगे देखो। देखो आगे देखते हैं अपन लोग। ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि क्या रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर का। अब हमारे दिमाग में आता है कि वेक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स। हेडिंग डालो इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, और क्या भी सेम होना चाहिए? डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? दोज वेक्टर्स which have same magnitude, which have same magnitude as well as same direction, as well as same direction। ऐसी को वेक्टर्स जिनकी सेम मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, ऐसे वेक्टर्स को आप लोग इक्वल वेक्टर्स बोलते हो। अगर देखो ध्यान से, सपोज करो ये दो वेक्टर्स में बना रहा हूं, तो देखना एक चीज, इनकी अगर टेल की लंबाई देखो तो सेम है, और एरो भी क्या है? सेम डायरेक्शन में। अगर टेल की लंबाई सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, और एरो की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे ये जो वेक्टर ए है इक्वल वेक्टर है वेक्टर बी के। बात समझ में आई कि नहीं? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, बिकॉज लेंथ ऑफ टेल भी सेम है और मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ टेल सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पे आपके एरो सेम है मतलब क्या? डायरेक्शन सेम है। तो ये वेक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे अगर मैंने कोई एक वेक्टर दे दिया, मान लिया ये सी था और ये आपका डी था, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप देखो यहाँ पे सी और डी, ये ऊपर वाली टेल बड़ी है, नीचे वाली टेल छोटी है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम नहीं है, भले ही डायरेक्शन वाइज क्या है? सेम है। तो ये आपके सी और डी वेक्टर हैं, ये आपके इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड कांट बी सेम। बात समझ में आई ना? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है, वो वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। नोट करो जल्दी से। हो गया कि नहीं हुआ? हेडिंग डालो पैरेलल वेक्टर।
यानी डालो पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, ऑल दोज वेक्टर्स which have same direction, but their magnitude may or may not be same, देखो इक्वल वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। बट जब हम पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे तो पैरेलल वेक्टर के केस में डायरेक्शन तो हमारी सेम होनी चाहिए, पर मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये ले लो, देखो दोनों की लंबाई सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये ए बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। और अगर इस तरीके से लिख दो सी और इस तरीके से लिख दो आप लोग डी, तो ये जो सी और डी वेक्टर है ये भी आपके क्या लिए पैरेलल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फर्क किससे पड़ता है, डायरेक्शन से पड़ता है। सो ऑल दोज वेक्टर व्हिच हैव अ सेम डायरेक्शन ओनली, देयर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, बोथ आर कंसीडर्ड इन द फाइट ऑफ पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आई? पर आपने एक चीज देखी थी, ये केस तो आपने डिस्कस किया है इक्वल वेक्टर के केस में भी, यानी जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो किसके अंदर दिख रहे हैं आपको, पैरेलल वेक्टर के अंदर दिख रहे हैं, पर सभी पैरेलल वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर के अंदर नहीं दिखते हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? क्योंकि आपने देखा पैरेलल वेक्टर के अंदर इक्वल वेक्टर का केस डिस्कस हो रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? पर वहां पे आपका ये वाला केस कंसीडर में था ही नहीं। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट हमारा क्या निकल के आया कि ऑल इक्वल vectors are parallel vector, but its converse is not true। जितने भी इक्वल वेक्टर है वो तो पैरेलल वेक्टर होंगे, पर सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से नोट करो इस पॉइंट को भी, जल्दी से नोट करो। जल्दी देखो, हो गया? अब देखना ध्यान से यहाँ पे कैसे पहचाने कि दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है ना? कैसे पता चले कि दो वेक्टर कैसे एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर होते हैं, लिख के। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे तो देखो वन पैरेलल वेक्टर इज द non-zero multiple of positive number of another vector। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लिए, अगर मतलब एक वेक्टर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, या कॉमन ले लें और पुराने वाला वेक्टर निकल के आ जाए, ऐसे वेक्टर्स आपके कहलाते हैं पैरेलल। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल समझो। सपोज करो वेक्टर ए था आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये बात समझ रहे हो? हाँ है ना? अगर मैंने आपसे बोला दूसरा वेक्टर है आपका b कैप, तो ये 2i कैप प्लस 2j कैप मैंने दे दिया प्लस 2k कैप। तो आप लोग ये देखो, ये जो दूसरा वाला वेक्टर है अगर इसमें 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहले वाला वेक्टर जाएगा नहीं जाएगा? यानी एक पैरेलल वेक्टर नॉन जीरो मल्टीपल होता है दूसरे पैरेलल वेक्टर का। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो कोई मतलब नहीं। तो ऐसे पहचाना जाता है कि a वेक्टर b के पैरेलल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे देखो a वेक्टर बराबर दे दिया आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b बराबर दे दिया मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बात समझ में आई कि नहीं आई?
लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कॉमन आने के बाद ये चीज नहीं मिलेगी, यानी डायरेक्शन डिफरेंट ही आएगी। तो ये वेक्टर्स आपके पैरेलल वेक्टर नहीं है। आपको एक ऐसा नंबर कॉमन निकल के आना चाहिए जिससे ऊपर वाला वेक्टर मिल जाए। तो ऐसे पहचाना जाता है कि दो वेक्टर दिए गए आपके पैरेलल वेक्टर हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करो जल्दी से, कैसे पता चले पैरेलल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर अगर बनाते ही नहीं तो देखो इक्वल वेक्टर में क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड भी सेम ही होना पड़ता। अगर ये था तो दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, यही होना पड़ेगा, चाहे जैसे करके लाओ। ये वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर में कुछ भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 3 4 5 7 1000 कुछ भी, पर इक्वल वेक्टर में दोनों को सेम ही होना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम। पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये इसका डायरेक्शन को बताता है, दैट्स व्हाई। ठीक है ना? ये आगे आपको पता चलेगा ये आई कैप जे कैप के कैप क्या लिखा है, पर आप इतना समझ लो कि ये वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो आगे देखो, पैरेलल वेक्टर के बाद जो हमारा आता है वो एंटी पैरेलल वेक्टर आता है। बात समझ में आई? पैरेलल वेक्टर के बाद जो अगला केस आता है वो होता है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर। those vector whose direction is opposite to the each other, whose direction is opposite to the each other are called एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो यार डेफिनेशन में दो एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता, अगर हम ये बोलते ऑल दोज वेक्टर whose डायरेक्शन आर डिफरेंट टू ईच अदर। डिफरेंट में तो वो देखो यहां जा सकता है, एक ये है और एक ये दोनों की भी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अगर एक इधर जा रहा है एक इधर कहीं जा रहा है तो इन दोनों की भी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड नहीं यूज करना है, आपको क्या बोला गया, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर एक इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट पीछे की डायरेक्शन। समझ आया कि नहीं है? तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू ईच अदर। बात हुई है मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। हमने वहां पे देखा था एक पैरेलल वेक्टर दूसरे पैरेलल वेक्टर का नॉन जीरो मल्टीपल, यानी जीरो के अलावा कोई भी मल्टीपल हो सकता है, पर उसकी वैल्यू अपन ने +2 निकाली थी। तो याद रखना पैरेलल में जो भी आपने पैरेलल वेक्टर पढ़ा उसमें जो मल्टीप्लाई होकर नंबर निकल कर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलेगा। याद रखना पैरेलल में क्या निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर। +2 मल्टीप्लाई होकर निकल आएगा, +5 मल्टीप्लाई होकर निकल आएगा, +7 मल्टीप्लाई होकर निकल आएगा। पर जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, तो देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉन जीरो नेगेटिव multiple of another vector। समझ में है? एंटी पैरेलल वेक्टर नॉन जीरो तो यहां पर भी मल्टीपल में होता है, पर वहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको दे दिया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दूसरा वेक्टर दे दिया -2i कैप -2j कैप -2k कैप। तो जब इससे कॉमन लोगे तो -2 कॉमन, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो देखो ये जो माइनस है सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल निकल के आया वो क्या है, नेगेटिव नंबर निकल के आता है एंटी पैरेलल में, और पैरेलल में क्या निकल के आता है, पॉजिटिव नंबर निकल के आता है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर है और पैरेलल। अगर +2 निकल के आ रहा है तो पैरेलल, और अगर -2 मल्टीपल के फॉर्म में निकल के आ रहा है तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखो जल्दी से इसको, इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज द एंटी पैरेलल वेक्टर C एंड D, ये भी आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। दिस आर द एंटी जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम बट डायरेक्शन आर कंपल्सरी एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए।
यूज करना वर्ड अपोजिट, नॉट डिफरेंट। डिफरेंट में अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है, अपोजिट में सिर्फ अगर वो आगे जा रहा है तो दूसरे वाले को पीछे साइड में जाना है। समझ में आया? दिस शुड बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नोट करो। हेडिंग डालो कोलिनियर वेक्टर्स। अगला वेक्टर्स हमारा क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको भी नहीं किया? चलो कर लिया ना। तो हेडिंग डालो कोलिनियर वेक्टर्स। हेडिंग डालो को लीनियर वेक्टर। देखो दोज वेक्टर्स which are supported by the same factor and supported by the same consideration। देखना फॉर एग्जांपल, सपोज करो, यहां ध्यान से देखना, आपको ये सपोज करो 3 वेक्टर्स थे, ठीक है ना, और ये हमारे सपोर्ट थे, ठीक है। हमने पहला वाला यहां कहीं पे वेक्टर इस सपोर्ट पे लगा दिया, दूसरा वाला वेक्टर इस सपोर्ट पे लगा दिया, तीसरा वाला वेक्टर इस सपोर्ट पे लगा दिया। देखो तीनों डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका देखो यहां पे इसका जो हेड है इसकी टेल से टच नहीं हो रहा, इसका हेड इसकी टेल से टच नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम क्या करें, सेम हाइट के तीनों सपोर्ट लगा दे तो देखो ये तीनों वेक्टर लाइन पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम सपोर्ट की कंसीडरेशन में आते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो अगर दूसरे भाषा में बोलो तो क्या बोलोगे आप लोग? ऑल दोज वेक्टर which are present on a straight line is called collinear vector। एक ही स्ट्रेट लाइन में लगातार तीनों वेक्टर आ जाए तो एक का एरो दूसरे के टेल और दूसरे का एरो तीसरे के टेल से जुड़ जाएगा, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब तीनों के बीच में एंगल कितना डिफरेंस होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। आई बात समझ में? यानी अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको। नोट हो गया कि नहीं हो गया? कोलिनियर वेक्टर मींस सेम सपोर्ट। सेम सपोर्ट मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में सभी वेक्टर्स को आना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स आपके कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। हो गया? चल, कोलिनियर वेक्टर के बाद जो हमारा आता है दैट शुड बी द जीरो वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर के बाद जो हमारा आता है दैट शुड बी द जीरो वेक्टर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है आपको? ये जीरो जीरो के ऊपर बना दो वेक्टर का साइन। These vectors are called the zero vector। So देखो all those vectors which have magnitude equal to 0 and the direction should be arbitrary। समझ में आया? ऐसे सभी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 के हो जाए पर डायरेक्शन कुछ भी बने रहे उससे फर्क नहीं पड़े, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सब लोगों को लगता है कि जीरो है वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन
कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, पर उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, वो कहीं पे भी जा सकता है और उसका मैग्नीट्यूड जिस चीज का जीरो हो जाएगा वो जीरो वेक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। सो ऑल दोस वेक्टर व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एंड डायरेक्शन शुड बी आर्बिट्री इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। नोट करो जल्दी से इसको, नोट करो। आर्बिट्री का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे, नॉट नोन टू अस, हमें पता ही नहीं होती इसकी जानकारी कि ये कहां पर इसकी डायरेक्शन है, पर हमें इतना पक्का पता होता है कि इसका मैग्नीट्यूड आपका जीरो ही होना चाहिए, इसलिए इसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, ये नोट हो गया। आगे देखो यहाँ पे जीरो वेक्टर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टरों में से एक है वो है आपका यूनिट वेक्टर, उससे न्यूमेरिकल भी बनता है, दैट्स व्हाई वो हमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हेडिंग डालो आप लोग यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा? ऑल दोज वेक्टर्स which have magnitude equal to 1, all those vectors which have magnitude equal to 1, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अच्छा एक चीज समझना, अगर कोई नंबर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 7 लिखा हुआ था, अब आपने 1 था और इसके साथ डायरेक्शन थी, इसका मैग्नीट्यूड 1 एक चीज का और उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ है, अब वो क्या करेगा? अगर इससे जाके टकराएगा तो 7 into 1 तो मल्टीप्लाई होकर साथ ही मैग्नीट्यूड रहेगा, पर जो इस 1 का था उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन वही होगी, वो डायरेक्शन अब किसको मिल जाएगी? 7 को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यानी यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन को बताना। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस से मैग्नीट्यूड में तो कोई असर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी क्वांटिटी में कर दो 1 ही रहेगा, बट अगर कोई डायरेक्शन जाके मल्टीप्लाई होगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी यूनिट वेक्टर हेल्प्स टू टेल अबाउट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर helps to tell about the direction। यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने के लिए काम किया जाता है। सपोज करो, एक चीज ध्यान से देखना, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने देखो दो प्रकार के पुलिस वाले देखे, एक नॉर्मल पुलिस वाले, एक ट्रैफिक पुलिस वाले। आपको पता है ट्रैफिक पुलिस वाले क्या काम आता है? डायरेक्शन बताने के काम आते हैं ना। अगर वो खड़े हो जाए कौन सा सिग्नल खुलने वाला है, कौन से लोग किस डायरेक्शन में जाएं, तो ट्रैफिक हवलदार की टोपी कैसी होती है? इस तरीके की होती है ना। और जो नॉर्मल पुलिस वाले होते हैं उनकी लगभग इस तरीके से टोपी होती है, इस तरीके से वो पहनते हैं। तो एक ध्यान से देखना, ये टोपी जो होती है वो स्ट्रेट होती है, ये टोपी कुछ इस डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका डायरेक्शन बताते हैं और ये आपका सिस्टम चलाते हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो अगर कोई वेक्टर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से, तो उसका यूनिट वेक्टर यानी ट्रैफिक हवलदार कैसी लगाता है? कैप लगाता है। इस तरीके का कैप आपका आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये आपका कहला जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? उसके ऊपर कैप लगा के। बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? उसके ऊपर कैप लगा के। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। बात समझ में आई कि नहीं आई? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर किस काम करता है? डायरेक्शन के बताने के लिए काम आता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? और जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, सपोज करो ये वेक्टर ए का हमें यूनिट वेक्टर निकालना था, एक कैप निकालना था, तो आप क्या करोगे? वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे वेक्टर ए के, तो ये उसका यूनिट वेक्टर निकल आएगा। किसी भी वेक्टर में उसके अगर मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। हो गया नोट? चलो फिर आगे देखो, यूनिट वेक्टर के अंदर ही अगला देखो आपका यूनिट वेक्टर का केस देखना है। द यूनिट वेक्टर
द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर, देखो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, ठीक है ना। वाई एक्सिस का क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस का क्या होता है आपका के कैप रिस्पेक्टिवली। यानी आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट वेक्टर की सहारा लेना पड़ता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस को जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सहारा लेना पड़ता है वो होता है आपका जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होता है आपका के कैप। तो ये आपके यूनिट वेक्टर हो जाएंगे तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई के मतलब जे एक्सिस और के एक्सिस। आपको ये पता है कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप ये भी तीनों क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो दोज वेक्टर्स which are perpendicular to each other are called orthogonal vectors। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। अगर कभी एग्जांपल पूछा जाए तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए अपन इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। समझ में आया ना। पर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है यूनिट वेक्टर है रियलिटी में, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो इस स्पेसिफिक केस में इनको भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमारा कोई यूनिट वेक्टर की कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक क्या है टाइप्स ऑफ वेक्टर में? अगला टॉपिक है हमारा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कैसे निकलता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको यूनिट वेक्टर से तो डायरेक्शन निकालना आ गई, यानी तीन चीज पढ़ी थी हमने, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और अलजेब्रा। डायरेक्शन तो हमारी यूनिट वेक्टर निकाल के दे देगा। अगला टॉपिक फिर क्या आना चाहिए टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद? मैग्नीट्यूड निकालना। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकल गई तो लास्ट पॉइंट क्या था वेक्टर का? उसकी अलजेब्रा को समझना, तो वो हमारी वेक्टर अलजेब्रा हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? नोट करो जल्दी से इसको। हो गया? चलो फिर नोट हो गया ना इसको? अब इधर पे देख ले ध्यान से, अगला है हमारा एक्सियल वेक्टर्स। तो देखो एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर कम्स ड्यू टू रोटेशन। एक्सियल वेक्टर, सपोज करो कोई एक सर्कुलर मोशन में कोई चीज मूव कर रही है, कोई भी एक चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। हमने बोला कि बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको क्या करना है, इसके लिए यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन बताने के काम आता है एक्सियल वेक्टर की। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जो आपकी पाम फिंगर्स होती हैं, पाम फिंगर आपका रोटेशन को शो करेगा, और जो आपका थंब है वो आपकी उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। पाम क्या करेगा, आपका रोटेशन को शो करेगा, और जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो आपकी क्या करेगी, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। देखो ये सर्कुलर मोशन है, सपोज करो ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड में ये हमारी कहलाती है पाम फिंगर्स, ये जो है, और ये अंगूठा होता है, ठीक है ना। देखो ये अंगूठा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे इसको रखा, पाम फिंगर्स को रोटेट किया सेंस में, अंगूठा कहाँ आ रहा है, ये तो परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो अंगूठा आपका क्या देता है, आपका डायरेक्शन देता है, और जो कि होता है एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
जो आपका एक्सियल वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, प्लेन ऑफ रोटेशन। या तो इसकी डायरेक्शन होती है देखो क्या, इनवर्ड या फिर होती है आउटवर्ड। बात समझ में, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। तो यहाँ पे देखो ये हुआ और अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो दिस शुड बी द डायरेक्शन। अगर आपका इस तरीके से होता तो अंगूठा कहाँ जाता, अंदर की तरफ, तो दिस शुड बी द डायरेक्शन। एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी जो आप पढ़ोगे वो पता क्या क्या हो जाएगी, टॉर्क, ये आपको एक्सियल वेक्टर से इसकी डायरेक्शन निकलेगी, ये आपको देगा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये सब एंगुलर वेलोसिटी, ये जितनी भी चीजें हैं टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब आपको कैसे निकलती है, राइट हैंड थंब रूल से। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो एक्सियल वेक्टर कहां पे निकल के आते हैं, जहां पे रोटेशन होता है। इनको निकालने का तरीका क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, जहां पे राइट हैंड में हमारी पाम फिंगर्स होती हैं, वो रोटेशन के सेंस को देती है, और जो अंगूठा होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अंगूठा बाहर जा रहा है, क्लॉकवाइज में अंगूठा क्या जा रहा है, हमारे अंदर जा रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। बात समझ आई कि नहीं आई, नोट करो जल्दी से। यानी हमने अब टाइप्स ऑफ वेक्टर तो पढ़ लिए, पर हमें यूनिट वेक्टर निकालना अगर सीखना है तो उसके लिए हमें अभी मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है, पोजीशन वेक्टर सीखना है, और वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स भी सीखना है। तो नोट करो जल्दी से इसको, हो गया नोट, चलो। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, अब सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है, समझना, ये एक्स एक्सिस है आपका, आप एक्स एक्सिस में सपोज करो यहां से चलना चालू किए, 2x बराबर 2 से चलना चालू किए, और थोड़ी देर बाद आप कहां पहुंच गए, x बराबर 5 पे पहुंच गए। अगर हम इस पे x ना देते, समझना बात को, अगर हम इसको x ना देते और इस तरीके से बोल देते कि ये x एक्सिस पे चल रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये x एक्सिस में कितना चला, तो आप बोलोगे फाइनली ये 5 में था, चलना ये 0.2 से किया था, तो फाइनली ये कितना चला, 3। अगर आप जाके किसी को 3 दिखाओगे तो उसे पता चलेगा कि लाइफ में क्यों 3 कहां चला। अगर आप 5 में से 2 घटा के किसी भी एक लड़के को जाके बोल दो कि 3 चला, क्या वो लड़का समझ पाएगा 3 किस डायरेक्शन में चला, नहीं चला ना। आपको तो पता है कि आपने एक्स एक्सिस में दे दिया, लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि ये लाइन वाला डायग्राम सबको दिखाना ना पड़े और उसे डायरेक्ट पता चल जाए कि ये मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा था, तो हमने क्या बोला कि ये तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करने वाला डायरेक्शन वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या था, आई कैप। अगर इसको आपने 3 कैप मल्टीप्लाई करके अब किसी लड़के को दिखाओगे जाके, तो क्या बोलेगा, यार वो 3 तो चला पर कहां पर, एक्स एक्सिस में। बात समझ आई क्यों हमें वेक्टर की जरूरत पड़ी, कि अगर हम इतना सारा डाटा दिखाएं उस किसी को ले जाके तो दिक्कत है। अगर हमने क्या किया, डायरेक्टली बता दिया कि वो आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें जब जब देखेंगे तब तब पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है। सपोज करो यहां से आप चलना चालू किए, मान लिए कि y बराबर 8 से चले और y बराबर 15 पे पहुंच गए, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि चलो ये y था, बस ये पता कि y एक्सिस पे चला, तो हमने यहां से देखा कि 15 फाइनल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी 8, तो 8 के पे कितना हो जाएगा आपका 7 चला। आप किसी को जाके 7 दिखाओगे तो बता ही नहीं पाएगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पर हमें पता है कि y का तो हमने क्या कर दिया, j कैप का मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी को बताओगे तो वो समझ जाएगा यार ये तो 7 कहां पे चला है आपका, ये y एक्सिस पे चला है। इसी प्रकार से z में चला होगा, सपोज करो z बराबर 1 से चला 6 तक, तो 6 1 5, और अगर यहाँ पे k कैप का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बता देगा आपका कि 5 आपका z एक्सिस में चला। तो ये तो यूनि डायमेंशन मोशन थे, वन डायरेक्शनल मोशन थे कि x में चल रहा है तो x में जा रहा है, y में चल रहा है तो y में जा रहा है, z में चल रहा है तो z में। पर x में कितना जा रहा है वो कैसे हमें पता चला, इसकी फाइनल पोजीशन को बोल दो x2 और इनिशियल को बोल दो x1, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 से तो हमें मिला था 5 माइनस 2, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था आई कैप, तो ये आपको बताएगा कि x एक्सिस में कितना चला। यहाँ पे देखो ये y2 था, ये आपका y1 था, तो y2 माइनस अगर यहाँ पे y1 कर दे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा j कैप। यहाँ देखो ये z2 था और ये आपका हो जाएगा z1 और ये आपका हो जाएगा k कैप।
समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक डायरेक्शन में। तो x2 - x1 i कैप, y2 - y1 अगर y एक्सिस में तो j कैप, और z2 - z1 फॉर z एक्सिस के लिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? लेकिन अगर ये मोशन हमारा साथ में तीनों डायमेंशंस में हो रहा हो, देखो इसको कैसे समझे, देखना ध्यान से। सपोज करो ये आपके स्पेस में कहीं दो पॉइंट थे, दिस विल बी योर पॉइंट ए। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। इस पॉइंट बी के मान लो कोऑर्डिनेट है आपके x2, y2, z2। ठीक है ना? अब अगर हमने आपसे बोला आपको a से b वेक्टर की तरफ जाना है, क्या बोला मैंने? a से b वेक्टर की तरफ जाना है, तो आपके लिए पहला पॉइंट क्या है? ये। दूसरा पॉइंट क्या है? ये। अभी अभी आपने देखा जितनी भी चीज थी आपने दूसरे में से पहले को घटाई है। तो यहाँ पे दूसरा क्या है? x2। पहला क्या था? x1। तो आपको पता है x के साथ x घटता है, y के साथ y घटता है, z के साथ z घटता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो x2 - x1, यहाँ पे देखो y2 - y1 से आपको पता चल गया कि आप टोटली y में कितना चले होगे, और z2 - z1 से आपको पता चल गया कि आप z में कितना चले। पर आपको पता है ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, अगर आपको यहाँ पे बताना है इसकी डायरेक्शन, तो i कैप x को रिप्रेजेंट करता है, प्लस j कैप y को रिप्रेजेंट करता है, प्लस k कैप आपको z को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो पॉइंट आपको दिए गए हो, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हो और उनके बीच में आपको वेक्टर निकालना हो, तो इसको टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? वेक्टर बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया कि नहीं आया? दो कोऑर्डिनेट्स अगर दिए गए हो तो उनके बीच में वेक्टर कैसे निकालते हैं? x2 - x1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई बाय i कैप डायरेक्शन हो गया, प्लस y2 - y1 मल्टीप्लाई कर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, j कैप डायरेक्शन को, z2 - z1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से k कैप डायरेक्शन को। कोई दिक्कत? तो दो पॉइंट्स के बीच में। लेकिन देखना ध्यान से, अगर हम यहां से एक चीज देखें, हम क्या करें? अब नहीं ए बी वेक्टर नहीं, हमें बी ए जाना है, तो हमारे लिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1। दूसरा पॉइंट अब क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट। जब हम बी ए वेक्टर जाएंगे तो बी ए के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या है? x1। तो x1 - x2 i कैप, प्लस इधर देखो क्या हो जाएगा? y1 - y2 j कैप, प्लस z1 - z2 k कैप। आप देख पा रहे होगे ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर नहीं है। देखो ध्यान से जरा, ये x2 - x1 है, ये x1 - x2 है, ये y2 - y1 है, ये y1 - y2 है, ये देखो z2 - z1 है, z1 - z2 है। इसका मतलब है ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, देखो क्या माइनस साइन कॉमन ले लो अगर, तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। आई बात समझ में नहीं आई? अगर x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप माइनस साइन कॉमन लेने को बता रहा है, तो देखो ये बात तो ए बी की वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने एक चीज नोटिस कर दी, जो बी ए वेक्टर होता है वो माइनस ऑफ ए बी वेक्टर होता है। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा, पहला तो ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है, और जो माइनस साइन होता है ना हर वेक्टर में, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बता रहा है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है। आप देख भी सकते हो, इसका एरो क्या है आपका? ए से बी की तरफ है, इसका एरो क्या है? बी से ए की तरफ है। ये कौन बताएगा? माइनस साइन बताएगा। पर एक चीज याद रखना, अगर आप मैग्नीट्यूड की, टेल की लंबाई की बात करोगे तो टेल की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो मैग्नीट्यूड ए बी बी ए का बराबर होगा, पर डायरेक्शन वाइज दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपकी टेल की लंबाई तो चेंज ही नहीं हुई, दो पॉइंट के बीच में जितनी टेल पहले बन रही थी उतनी ही बन रही है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, बट एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो फिर हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर, जल्दी से हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर।
हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर कोई एक अलग चीज नहीं है, जैसा कि अभी अपन लोगों ने 2 पॉइंट्स के बीच में बारे में पढ़ा था, तो वो हमने देख लिया, ठीक है ना। पर अब यहाँ पे अगर 2 पॉइंट में से पहला पॉइंट हमेशा एक ओरिजिन को मान लिया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ वेक्टर whose starting point is origin, a vector whose starting point is origin is called the पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है ना, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सपोज करो ये कोऑर्डिनेट ले लो 0, 0, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। आपका कोई एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए x, y, z, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है O, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है A। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से, है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा तो उस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर देखो, इसको OA वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वेक्टर R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आएगा। तो OA वेक्टर ले लो या फिर वेक्टर R ले लो, ठीक है ना। ये दोनों आपकी क्या है, सेम चीज है। तो देखो इसमें कैसे, आपका फाइनल पॉइंट क्या है x, इनिशियल क्या था 0, तो x में से x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 i कैप, यहां क्या हो जाएगा y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप। तो आपका जो वेक्टर आ जाएगी पोजीशन वेक्टर निकल कर आया, दिस शुड बी x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। समझ में आया कि नहीं आया। जब भी आपको पोजीशन वेक्टर निकालने को बोल दिया जाए तो हमेशा उसका पहला पॉइंट क्या लेना है, ओरिजिन, और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वो वाला पॉइंट हो जाएगा। कभी आपसे बोल दिया कि एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे दिए 2, 3, 4, बोल दिया कि इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, शॉर्ट ट्रिक में आगे वो लगा दो। अब देखो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कौन करता था, देखो यहाँ पे x यहाँ पे था तो x बस रख दिया, i का मल्टीप्लाई किया, यहाँ y था तो y बस रख दिया, j का मल्टीप्लाई किया, यहाँ z था z बस रख दिया, k का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ x की जगह कितना लिखा हुआ है 2, 2 के साथ क्या जाएगा i कैप, 3 के साथ, यहाँ y के साथ क्या लिखा j, तो 3 के साथ क्या जाएगा j, यहाँ पे देखो z के साथ क्या लिखा k, तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा 4k कैप। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा पहला पॉइंट आपका ओरिजिन होगा और फाइनल पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा। फिर हम उस पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। और जहां पे देखो सब जगह x1 y1 और z1 की वैल्यू 0 है तो सिर्फ बचेगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप एंड दिस इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलो ठीक है, हेडिंग डालो मैग्नीट्यूड, लिख गया ये, हेडिंग डालो मैग्नीट्यूड, जल्दी से लिख लो, हेडिंग डालो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हेडिंग डालो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, आपको पता है मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ द टेल। आपने देखा है पोजीशन वेक्टर क्या निकल के आया था, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कुछ निकल के आया था। बोला कि आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हमने आपको पहले बताया था वेक्टर को मोड के अंदर रख दो या वेक्टर का वेक्टर साइन हटा दो, वो बन जाता है उसका मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई के आगे जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, जे के आगे जो भी लिखा है प्लस उसका स्क्वायर कर दो, प्लस के आगे जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, तीनों के स्क्वायर को किसके अंदर रख दो, रूट के अंदर रख दो, तो आपका क्या निकल कर आ जाता है, मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सपोज करो कोई एक वेक्टर दे दिया मैंने इस तरीके से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मैंने बोला जरा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ, तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका आपके पास क्या होगा, आपने देखा i के आगे क्या लिखा हुआ है 2, 2 का स्क्वायर 4, j के आगे कितना लिखा है 3, 3 का स्क्वायर 9,
क्या है, कितना लिखा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो देखो 16, 4 20, 5 25 और ये हो जाएगा अंडर रूट 29। ये आपके इस वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, यानी टेल इतनी लंबी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो आज हम लोगों ने काफी सारा पोर्शन वेक्टर का डिस्कस किया। कल हम दूसरी वीडियो में इस पूरे वेक्टर को न्यूमेरिकल के साथ फिनिश कर देंगे, जिसमें हमारा मेन टारगेट क्या होगा, वेक्टर की अलजेब्रा को समझना और जेई और नीट में आए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वेक्टर, जिससे जितना अच्छा मैथमेटिकल टूल्स होगा उससे फिजिक्स उतना अच्छा बनता है, न्यूमेरिकल्स उतने अच्छे बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो चीजें हमने आज देखी हैं इनको एक बार रिवाइज जरूर करो। अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उस वीडियो में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, अलजेब्रा को खत्म करके हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज्यादा आपका इंप्रूव होगा फिजिक्स, उतना ज्यादा आपका रैंक के क्लोज आप पहुंच पाओगे कि आपको जितना अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता होगा। और याद रखना, फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स आती ही है कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करने से। ठीक है ना? इसी के साथ आज के लिए इतनी क्लास रहने देते हैं। अगर रियली में आपको क्लास पसंद आई हो, समझ रहे हो ना सभी बच्चा पार्टी, अगर क्लास पसंद आई हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए टाटा एंड बाय बाय।